अब हम लोग शुरू करते हैं मोटर कार फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। इस केस में हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ेंगे ताकि ये याद हो जाए। मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय, गाड़ी एम्प्लॉय का है। एक्सपेंसेस मेड बाय एम्प्लॉयर, खर्चा एम्प्लॉयर का है। तो सिर्फ खर्चे का बात करना है क्योंकि यही फैसिलिटी एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, तो यही वैल्यू ऑफ परक्विजिट होने वाला है। अब ये खर्चे में क्या देखना है, अगर ये मोटर कार पूरी ऑफिशियल पर्पस में यूज हो रहा है तो खर्चा टैक्सेबल बिल्कुल भी नहीं है, तो नील टैक्सेबल, नील वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अगर ये खर्चा पूरी प्राइवेट पर्पस में हो रहा है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना भी एक्सपेंसेस हो रहा है एम्प्लॉयर का लेस रिकवरी, मतलब एम्प्लॉय से कितना डिडक्ट किया जाएगा, बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल। और अगर मान लीजिए ऑफिस और प्राइवेट मिक्स हो जाता है, पार्टली फॉर ऑफिस एंड पार्टली फॉर प्राइवेट, इन दैट केस हम लोग टैक्सेबल पार्ट कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले आप देख लो एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना है, एम्प्लॉयर ने कितना खर्चा किया, लेस मोटर कार के लिए 1800 पर मंथ। अगर कार का इंजन कैपेसिटी 1.60 लीटर सीसी है और अबव 1.60 सीसी होता है तो ये 1800 की जगह 2400 रुपया पर मंथ कर देना है। और अगर ड्राइवर प्रोवाइड किया जा रहा है तो 900 रुपया पर मंथ। ये दोनों अगर 1.60 सीसी है गाड़ी का इंजन कैपेसिटी तो 1800 प्लस 900 2700 पर मंथ आपका लेस होने वाला है। और अगर 1.60 सीसी से ज्यादा है तो 2400 प्लस 900 3300 रुपया पर मंथ आपका लेस होने वाला है। लेस रिकवरी, अगर एम्प्लॉय से कुछ डिडक्ट होता है, बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल। तो ऑफिशियल पर्पस में अगर एम्प्लॉयर खर्चा करता है तो नील टैक्सेबल, प्राइवेट में एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस रिकवरी टैक्सेबल, पार्टली ऑफिस एंड पार्टली प्राइवेट में जाते हैं तो एक्चुअल एक्सपेंसेस से आपको या तो 2400 या तो आपका 1800 प्लस 900 या फिर 2400 प्लस 900 पर मंथ के हिसाब से माइनस करना है, लेस रिकवरी बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल। ये था मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय एंड एक्सपेंसेस मेड बाय एम्प्लॉयर। अच्छा, अब कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, गाड़ी किसका है? एम्प्लॉयर का है। एक्सपेंसेस मेड बाय एम्प्लॉयर, खर्चा भी एम्प्लॉयर का है, गाड़ी भी एम्प्लॉयर का, खर्चा भी एम्प्लॉयर का। अगर ये पूरी ये कार ऑफिस पर्पस में आता है तो टैक्सेबल वैल्यू नील। अगर ये कार पूरी प्राइवेट पर्पस में आता है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस, क्योंकि खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस आपको लेना ही है, वो टैक्सेबल पार्ट है। प्लस गाड़ी एम्प्लॉयर का है तो गाड़ी का एक डेप्रिसिएशन होगा, नॉर्मल वेयर एंड टियर, तो उसका असम्पशन लिया जाता है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, तो वो पर एनम बेसिस पे आपका डेप्रिसिएशन ले लिया जाएगा। तो ये हो गया आपका खर्चा प्लस डेप्रिसिएशन, ये दोनों मिलाकर टैक्सेबल वैल्यू होता है। लेस अगर कुछ रिकवरी हो जाता है वो माइनस कीजिए, बाकी का टैक्सेबल। तो प्राइवेट पर्पस में ये आता है। थर्ड ले आते हैं प्राइवेट एंड ऑफिस, दोनों पर्पस में, पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड पार्टली फॉर प्राइवेट पर्पस। इन दैट केस क्या होगा, अगर अप टू 1.60 सीसी इंजन कैपेसिटी है तो 1800 रुपया गाड़ी का, 900 रुपया ड्राइवर का पर मंथ टैक्सेबल है। और अगर अबव 1.60 सीसी है तो 2400 रुपया पर मंथ गाड़ी का, 900 रुपया पर मंथ ड्राइवर का, ये टैक्सेबल है। ध्यान रहे, अगर सेल्फ ड्रिवन कार होगा, मतलब खुद से गाड़ी चला रहा है एम्प्लॉई, तो ड्राइवर का 900 रुपया आप लोग मत लीजिएगा। अब आते हैं, कार एम्प्लॉयर का तो है, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, लेकिन एक्सपेंसेस मेड बाय एम्प्लॉई, गाड़ी एम्प्लॉयर का, खर्चा एम्प्लॉई का। अगर ये ऑफिस यूज में आता है तो नील, टैक्सेबल वैल्यू नील है। प्राइवेट यूज में आता है तो नेचुरली खर्चा तो एम्प्लॉय कर रहा है, तो गाड़ी का क्या वैल्यू हो सकता है? तो वो तो आपको 10% ऑफ कॉस्ट डेप्रिसिएशन लेना ही था गाड़ी यूज के लिए। सेकेंडली, अगर मान लीजिए गाड़ी हायर पे लिया जाता है, एम्प्लॉयर ने कहीं से किराए पे लिया, भाड़ा पे लिया गाड़ी और उसको एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर दिया, तो हायर चार्जेस भी आपका यहाँ पे
वैल्यू एडिशन में आ जाएगा। तो प्राइवेट यूज में एक्चुअल एक्सपेंडिचर लाइक हायर चार्जेस ले लीजिए, और अगर एम्प्लॉयर का खुद का गाड़ी है तो 10% ऑफ कॉस्ट डेप्रिसिएशन ले लीजिए, प्लस करके जो रिकवरी करेंगे एम्प्लॉय से वो माइनस कर दीजिए, बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर ऑफिस एंड प्राइवेट दोनों मिक्सअप हो जाता है तो अप टू 1.60 सीसी तक 600 रुपया गाड़ी का, 900 रुपया ड्राइवर का पर मंथ बेसिस पे टैक्सेबल है। और अगर अब 1.60 सीसी होता है तो 900 रुपया गाड़ी का और 900 रुपया ड्राइवर का पर मंथ टैक्सेबल है। अच्छा, अब आते हैं एम्प्लॉय ओन्स ऑटोमोटिव कन्वीनियंस अदर देन कार। गाड़ी के अलावा और कोई कन्वीनियंस अगर एम्प्लॉय के पास है, एम्प्लॉय बट एक्सपेंसेस मेड बाय एम्प्लॉयर, खर्चा एम्प्लॉयर का है, तो ऑफिस यूज के लिए नील वैल्यू टैक्सेबल। ऑफिस प्राइवेट आ जाता है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस ले लीजिए, 900 रुपया पर मंथ माइनस हो जाएगा, लेस रिकवरी अगर कुछ है माइनस करने के बाद बाकी का अमाउंट टैक्सेबल। अब चलते हैं यूज ऑफ मूवेबल एसेट, मतलब कोई भी मूवेबल एसेट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यूज के लिए देता है, इन दैट केस क्या होगा? पहले मूवेबल एसेट को हम लोग दो हिस्से में बांटेंगे। अगर वो कंप्यूटर, लैपटॉप, कार, ये कार मैंने जो प्रोविजन पहले बताया अपार्ट फ्रॉम दैट, अदरवाइज तो वो था ठीक था। कंप्यूटर, लैपटॉप, कार अगर यूज के लिए दिया जाता है तो नील टैक्सेबल वैल्यू बिल्कुल ही नील है। और अगर एनी अदर एसेट, मतलब अदर देन दिस एनी अदर एसेट होता है तो पहले हम लोग को ये देखना है कि एम्प्लॉयर का खुद का खरीदा हुआ एसेट है या एम्प्लॉयर उसको किराए पे लेके एम्प्लॉय को यूज के लिए दे रहा है। अगर एम्प्लॉयर का खुद का यूज, खुद का ओन किया हुआ एसेट है तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन की तरह 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट इसका वैल्यूएशन माना जाएगा। अगर कुछ रिकवरी करते हैं तो माइनस करेंगे, बाकी का टैक्सेबल अमाउंट होगा। और अगर एम्प्लॉयर हायर करता है, इन दैट केस उसको तो हायर चार्जेस पे करना पड़ रहा होगा, तो हायर चार्जेस वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगा। अगर कुछ रिकवरी कर सकता है तो कर लेगा, बाकी का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये था यूज ऑफ मूवेबल एसेट। अब मूवेबल एसेट के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक और, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई मूवेबल एसेट सेल कर रहा है, सेल ऑफ मूवेबल एसेट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। परक्विजिट में हमेशा हम लोगों को यह देखना रहता है कि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से कुछ बेनिफिट मिल रहा है क्या, तो वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट आ जाता है। तो सेल में अगर कुछ बेनिफिट होता है, हो सकता है कंसेशनल रेट में उसको बेचा जा रहा है, एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट मिल गया एसेट का, तो इन दैट केस परक्विजिट का वैल्यू क्या होने वाला है। तो इस सिचुएशन में मूवेबल एसेट को हम लोग तीन कैटेगरी में बांटेंगे। पहला कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक आइटम और कंप्यूटर। एम्प्लॉयर ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कंप्यूटर एम्प्लॉय को सेल किया, या फिर मोटर कार सेल कर दिया, या फिर ये दोनों को छोड़कर कोई और एसेट सेल कर रहा है। तो तीन कैटेगरी में बांटेंगे। फर्स्ट कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम और कंप्यूटर। सबसे पहले कैसे इसका वैल्यूएशन करेंगे, एसेट का कॉस्ट कितना था वो देख लीजिए, और जिस दिन सेल कर रहा है वहां तक डेप्रिसिएशन चार्ज कर लीजिए। क्या रेट होगा? 50% ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड में उसको डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए, तब जाके इसका WDV एग्जैक्ट आएगा एट द टाइम ऑफ सेल। यही वैल्यू होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय से कुछ लिया जाता है, रिकवरी होता है, तो माइनस कर लीजिए, बाकी का टैक्सेबल। अगर पूरा फ्री में देता है तो ये वाला वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगा ना, अगर पूरा फ्री हो जाता है। सेकेंडली ये था इलेक्ट्रॉनिक आइटम कंप्यूटर। मोटर कार में आते हैं तो मोटर कार क्या करेंगे, उसका कॉस्ट देखेंगे कितना रुपए का एसेट था, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, वो भी कैसे, 20% ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड में आप 20% डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए टिल द डेट ऑफ सेल, तो ये आपका वैल्यू आता है। अगर एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट लेते हैं तो माइनस कर लीजिए रिकवरी, बाकी का टैक्सेबल। एनी अदर एसेट, ना तो वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना तो मोटर कार है, अगर कोई और एसेट है तो कॉस्ट ऑफ द एसेट लीजिए
टिल द डेट ऑफ सेल डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए किस बेसिस पे 10% ऑन कॉस्ट। तो ये 10% ऑन कॉस्ट बेसिस मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड में इसको चार्ज करके WDV निकाल लीजिए। अगर रिकवरी होता तो माइनस कीजिए, बाकी का टैक्सेबल। अब आते हैं एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन। एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन मेट बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय को जो खर्चा करना चाहिए था वो एम्प्लॉयर ने कर दिया, तो फुल्ली टैक्सेबल। सेकेंड पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉय और इट्स फैमिली मेंबर्स मेट बाय एम्प्लॉयर। LIC प्रीमियम एम्प्लॉय का या फिर उसका फैमिली मेंबर का वो एम्प्लॉयर मेट कर देता है, तो वो अमाउंट भी फुल्ली टैक्सेबल। मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी टैक्स फ्री कुछ हद तक है। टैक्स फ्री पार्ट कौन सा है? मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल तो टैक्स फ्री, गवर्नमेंट हॉस्पिटल टैक्स फ्री, अप्रूव्ड हॉस्पिटल टैक्स फ्री। ये सारा हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो पूरी टैक्स फ्री है। सेकेंड टैक्स फ्री ऑप्शन, कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए जो खर्चा किया जाएगा वो भी टैक्स फ्री। ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस अगर होता है एम्प्लॉय के ऊपर, उसका फैमिली मेंबर्स के ऊपर, तो भी टैक्स फ्री है। अब मेडिकल फैसिलिटी अब्रॉड में दिया जा रहा है, मतलब आउटसाइड इंडिया वो जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए एम्प्लॉय, और एम्प्लॉयर उसको प्रोवाइड कर रहा है। इन दैट केस क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय और इट्स फैमिली मेंबर्स कितना हद तक एग्जेम्पशन है? एग्जेम्प्ट अमाउंट होगा परमिटेड बाय RBI। RBI जितना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितना परमिशन देगा उतना ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो ट्रीटमेंट का खर्चा एज अमाउंट परमिटेड बाय RBI। स्टेइंग कॉस्ट, वहां पे जाकर रहने का खर्चा, अमाउंट परमिटेड बाय RBI। डू ट्रैवलिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, इफ GTI मतलब ग्रॉस टोटल इनकम एम्प्लॉय का डज नॉट एक्सीड 2 लाख, साल भर में अगर उसका GTI 2 लाख रुपया तक होता है तब जाके वो एग्जेम्प्ट है। तो ये था मेडिकल फैसिलिटी। लंच और रिफ्रेशमेंट 3 हिस्से में बांटेंगे इसको। पहला है फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइडेड इन ऑफिस आवर्स, इन रिमोट एरिया और इन एन ऑफशोर इंस्टॉलेशन। टैक्सेबल वैल्यू बिल्कुल नील, फ्री है। टी एक्सेट्रा इन ऑफिस नील, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है। फूड इन ऑफिस और थ्रू नॉन ट्रांसफरेबल वाउचर्स, वाउचर दिखाने से जो खाना मिल रहा है, तो अगर वो प्रोवाइड किया जाता है, इन दैट केस कॉस्ट इन एक्सेस ऑफ ₹50 पर मील, मतलब 50 रुपया तक मील है तो ठीक है, 50 से ऊपर जितना है वो टैक्सेबल अमाउंट है। माइनस अगर कुछ रिकवरी होता है एम्प्लॉय से वो माइनस कर दो, फिर बाकी का टैक्सेबल। अच्छा, अब ट्रैवलिंग, टूरिंग, accommodation provided by employer to employee, इस केस में कितना वैल्यू टैक्सेबल होगा देखना है। पहले कैटेगराइज करेंगे 2 हिस्से में। फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉइज, सबको बराबर दिया जाता है। नॉट यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉइज, अगर यूनिफॉर्मली ऑल एम्प्लॉइज को ये फैसिलिटी दिया जा रहा है तो एम्प्लॉय का एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना होगा वो टैक्सेबल होने वाला है, लेस रिकवरी, बाकी का टैक्सेबल। अगर नॉट यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉइज मतलब कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी है तो इसका वैल्यूएशन डिसाइड होगा। वैल्यू ऑफ सच फैसिलिटी इज ऑफर्ड टू पब्लिक, पब्लिक अगर उस फैसिलिटी को लेता है तो उसका वैल्यू क्या होता है मार्केट में, रेट देख लिया जाएगा, वो वैल्यू टैक्सेबल होगा। लेस रिकवरी, नेट अमाउंट टैक्सेबल। गिफ्ट, वाउचर और टोकन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, बस 2 प्रोविजन याद रखना है। गिफ्ट अप टू ₹5,000 पर एनम इज एग्जेम्प्ट, मतलब 5,000 तक पर एनम का गिफ्ट अगर मिले तो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर जाएगा तो टैक्सेबल है। सेकेंडली ये भी ध्यान रखना है, कैश गिफ्ट और गिफ्ट कन्वर्टेबल इनटू मनी इज टैक्सेबल ऑलवेज। अच्छा, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी,
क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है। इन दैट केस क्या वैल्यू होगा? एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जितना रुपया खर्चा किया जा रहा है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी के लिए वो अमाउंट, लेस एक्सपेंसेस फॉर ऑफिशियल पर्पस। ऑफिशियल पर्पस पे जितना खर्चा होगा वो तो टैक्सेबल नहीं है, तो उसको माइनस कीजिए। बैलेंस अमाउंट जो आता है वो टैक्सेबल होगा। अगर रिकवरी कुछ है तो माइनस कीजिए, बाकी अमाउंट टैक्सेबल। तो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी में जो एक्चुअल खर्चा है उससे ऑफिशियल खर्चा जितना आता है वो माइनस कीजिए ऑफिशियल पर्पस में, और उसके बाद अगर कुछ रिकवरी होता है तो हो जाए, फिर बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल। अब इसी क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी से मिलता जुलता और एक प्रोविजन आता है, वो है क्लब फैसिलिटी। क्लब फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, इन दैट केस क्या होगा? एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर का जितना हो रहा है वो ले लीजिए, लेस एक्सपेंसेस फॉर ऑफिशियल पर्पस। अगर वो ऑफिशियल पर्पस में कुछ हद तक खर्चा होता तो वो माइनस कीजिए, बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल। अगर कुछ रिकवरी है तो वो माइनस कीजिए, बाकी का नेट टैक्सेबल। तो ये था क्रेडिट कार्ड और क्लब दोनों का प्रोविजन। अच्छा, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे परक्विजिट्स। अब परक्विजिट्स के ऊपर टैक्स, परक्विजिट्स के ऊपर जितना टैक्स हो रहा है, मान लीजिए वो भी पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ही दे रहा है कि चलो भाई तुम्हारा परक्विजिट हम दे रहे हैं तो उसके ऊपर जितना टैक्स होगा वो भी हम देंगे। इन दैट केस लॉ का प्रोविजन क्या बताता है? अगर वो मॉनेटरी परक्विजिट है तो टैक्सेबल है, अगर वो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट है और उसके ऊपर टैक्स दे रहा है तो वो नॉट टैक्सेबल है। अब आते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है एट फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर एट कंसेशनल रेट, मतलब एम्प्लॉय का कुछ बेनिफिट हो जाता है इससे, क्योंकि कंपनी शेयर्स को थोड़ा कम प्राइस में उसे देता है। तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, उसका वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, मतलब एम्प्लॉय जिस दिन ये स्वेट इक्विटी शेयर ले रहा है, एम्प्लॉय जिस दिन ये स्वेट इक्विटी शेयर्स अपना एम्प्लॉयर से ले रहा है, उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू को हम लोग मानेंगे उस परक्विजिट्स का वैल्यू। अगर वो फ्री में ले रहा है तो ये अमाउंट टैक्सेबल है। अगर उससे कुछ पैसा लिया जाता है, मतलब प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट, मतलब रिकवरी, वो माइनस हो जाएगा तो नेट अमाउंट ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स का सिंपल सा फंडा है कि हम लोग एज एन एम्प्लॉय जिस दिन वो स्वेट इक्विटी शेयर्स ले रहे हैं उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू देख लेंगे, लेस अगर कुछ डिडक्ट करता है तो कर देंगे, बाकी का अमाउंट टैक्सेबल, और डिडक्ट अगर कुछ नहीं होता है तो फुल अमाउंट टैक्सेबल हो गया। अच्छा, अब आएंगे हम लोग प्रोविडेंट फंड पे। प्रोविडेंट फंड को तीन तरीके से हम लोग देखेंगे, एक है रिकॉग्नाइज्ड, एक होगा अनरिकॉग्नाइज्ड और एक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। 12% से ऊपर जितना कंट्रीब्यूशन होगा वो टैक्सेबल होगा। यहां सैलरी का मतलब है बीडीसी, बेसिक, प्लस डीए इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट शो प्रोवाइड, प्लस कमीशन। ये तीनों चीज मिलाकर बीडीसी मतलब सैलरी, उसका 12% से ऊपर जितना होगा वो टैक्सेबल होगा। ये सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए एग्जेम्प्ट है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के लिए एग्जेम्प्ट है। अब नीचे एक एक्स्ट्रा प्रोविजन आ रहा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, एनपीएफ, आरपीएफ। आरपीएफ मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन in excess of rupees 7,50,000 per annum is taxable। अब हम लोग फाइनल स्टेज में हैं, ग्रॉस सैलरी, जितना भी अलावेंस,
परक्विजिट सारा वैल्यूएशन करने के बाद ये ग्रॉस सैलरी जो आया ये लेंगे, लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 61 50,000 50,000 रुपया डिडक्शन कर देंगे, एकदम फ्लैट एक ही अमाउंट है। फिर लेस करेंगे डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस। यहां पे एक चीज बताने वाले हैं, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो डिडक्शन कुछ भी नहीं है, नथिंग नॉन गवर्नमेंट के लिए। और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो डिडक्शन is list of the following. Number 1, rupees 5,000. Number 2, 20% of basic salary. और नंबर 3, एक्चुअल जितना एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है, तो इन तीनों में जो लिस्ट होगा वही माइनस होगा। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो नील, एंटरटेनमेंट अलाउंस से डिडक्शन होगा ही नहीं। और फाइनल एक डिडक्शन आता है, डिडक्शन फॉर प्रोफेशनल टैक्स। अंडर सेक्शन 63 जितना बोला रहेगा उतना डिडक्शन मिल जाएगा। बाकी अमाउंट ये हो गया टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, ये सैलरी का है। तो ग्रॉस सैलरी जितना आप लोग अलाउंस परक्विजिट जितना निकालना है वो सब इसमें आ गया। उसके बाद 3 डिडक्शन आने वाला है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कुछ भी डिडक्शन नहीं है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 5,000 और 20% ऑफ बेसिक सैलरी और एक्चुअल तीनों में जो लिस्ट होगा वो एग्जेम्पशन मिलने वाला है, मतलब डिडक्शन मिलने वाला है। और प्रोफेशनल टैक्स का जितना पेमेंट होगा उतना डिडक्शन पे आ जाएगा, तो ये नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगा।